हेलो एंड वेलकम टू जेल झारखंड लाइव्स। आज मैं फिर से इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेके आपके सामने हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है इकोनॉमिक्स का। जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो लालपुर में हमारा सेंटर है, आप आके विजिट कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है झारखंड जेल झारखंड लाइव्स के नाम पे, आप उस ऐप में भी विजिट कर सकते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि यूनिट 2 का मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए। और डिफरेंट नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड्स हम लोग स्टार्ट किए थे। इस पर हम लोग डिटेल में आज देखते हैं कि इसका मेथड्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो जीडीपी क्या होता है। तो कल ही हम बताया था आप लोगों कि जीडीपी इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services, final and services produced within an economy in a particular period of time। जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंटरमीडिएरी गुड्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। और इंटरमीडिएरी से मतलब क्या है? इंटरमीडिएरी से मतलब ये है कि जैसे कभी भी कोई गुड्स बनता है तो उसका बेसिकली 3 स्टेजेस होता है। पहले हम लोग रॉ मटेरियल्स एक्वायर करते हैं और रॉ मटेरियल्स को फिर हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में आता है, नेक्स्ट स्टेज जो होता है, और फिर वर्क इन प्रोग्रेस के बाद हम उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो तीनों स्टेज है, इसमें गुड्स का हम लोग कौन सा स्टेज को लेना है? फाइनल गुड्स। जब हम फाइनल गुड्स तैयार करते हैं तब वर्क इन प्रोग्रेस को या रॉ मटेरियल वाला जो स्टेज है उसको इग्नोर करना है। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। मार्केट वैल्यू मतलब क्या हुआ? मार्केट वैल्यू मतलब ये हुआ कि हम हर वो चीज़ जिसको मार्केट वैल्यू में डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी कि जिसका कोई सेल्स वैल्यू होगा, हम लोग उसी को लेंगे। दूसरी बात, मार्केट वैल्यू लेने का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू लेने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़, जैसे इसके ऊपर हम लोग इसका मेरिट डिमेरिट पे जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जीडीपी को हम लोग जिस तरह से बोलते हैं कि नेशनल इनकम को मेजर करने का एक तरीका है, लेकिन इसका कुछ डिमेरिट्स भी है। तो वो डिमेरिट्स क्या है? और डिमेरिट्स ये है कि हम जिस चीज़ को भी मार्केट वैल्यू में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। जैसे सर्विसेज रेंडर्ड बाय या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाउसवाइफ, घर में जो काम करती है हाउसवाइफ, वो जो सर्विसेज या वो जो काम कर रही है उसको जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। सेम उसी तरह से मान लीजिए कि आप ट्यूशन
ट्यूशन टीचर के पास जैसे जाते हैं, ठीक है, तो आप ट्यूशन टीचर के पास नहीं जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, खुद से अपने ब्रदर या सिस्टर से आप ट्यूशन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने भाई को पैसा तो नहीं दे रहे, बट काम तो हो रहा है। तो क्या ये जीडीपी का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप यहाँ पे कोई उसको पैसा पे नहीं कर रहे और उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं तय किया जाता है। बट इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? जैसे एक्सेप्शन ये है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर, पुलिस सर्विसेज, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट का होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको पैसा देना है। अब ये जो पुलिस सर्विसेज है ये क्या मार्केटेबल है? क्या इसको मार्केट प्राइस डिटरमाइन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। बट फिर भी हम लोग गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर, कल ही हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी का मतलब होता है C + I + G + X - M। तो क्या जीडीपी को हम लोग जब भी लिखते हैं तो वाई से लिखते हैं, ठीक है, वाई से डिनोट करते हैं। तो क्या जीडीपी में ये जो जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में पुलिस सर्विसेज आता है, बट पुलिस सर्विसेज तो मार्केटेबल नहीं है, मार्केट प्राइस उसका निकालना या उसका कैलकुलेट करना मुश्किल है, बट फिर भी हम लोग उसको लेते हैं, काउंट करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है इसका। साथ ही साथ कुछ ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट जो है गरीबों को या कहे कि जैसे किसान को बहुत सारा पैसा सब्सिडी के तौर पे या किसी न किसी तौर पे गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोवाइड कराती है पैसा। तो वो जो ट्रांसफर पेमेंट जो हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि वृद्धा पेंशन, बूढ़ों को जो पेंशन दिया जाता है, एक होता है विधवा पेंशन। तो इस तरह से बहुत सारा स्कीम है गवर्नमेंट का जिसके द्वारा वो ट्रांसफर पेमेंट होता है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट करती है। तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट द्वारा होता है, तो क्या इसको जीडीपी का पार्ट मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट से क्या कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है, क्या कुछ प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट को भी काउंट नहीं करेंगे। बट ट्रांसफर पेमेंट जब हाउस होल्ड का इनकम कैलकुलेट करते हैं, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग ये एक्सपेंडिचर मेथड लास्ट क्लास में बताया गया था कि ये एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो जब हम लोग इनकम मेथड, क्योंकि जीडीपी को कैलकुलेट करने का 3 मेथड लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। तो हम लोग जब इनकम मेथड में आएंगे तो फिर वहाँ देखेंगे कि किस तरह से एक हाउस होल्ड का इनकम कैलकुलेट होता है और किस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि उसका इनकम क्या होगा, मीन्स इनकम मेथड के द्वारा जीडीपी क्या होगा। तो ये बोलना ये चाह रहे थे कि ट्रांसफर पेमेंट जो है ये जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, बट ये पर्सनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाउस होल्ड का इनकम, वहां पे ये क्या होगा, ये काउंट होगा। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे सब मैक्रो फैक्टर्स जितना भी है सब में आएंगे। जो भी जीडीपी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा कोई भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। हो सकता है कि कुछ सिलेबस से थोड़ा सा लेवल ऊपर भी हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके डीप जाएंगे और जितना हो सके डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्योंकि जीडीपी क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो किसी इकोनॉमी में अगर हम लोग बात करें तो कल भी हम लोग बोले थे कि इसी के ऊपर कुछ मेथड्स है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। ठीक है, और जब फैक्टर प्राइस का बात करते हैं तो फैक्टर प्राइस में क्या आता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको जो पैसा दे रहे हैं, लैंड को क्या दे रहे हैं, रेंट। लेबर को क्या दे रहे हैं, वेजेस। कैपिटल को क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट। तो ये
लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको जो भी इनकम हो रहा है वो इनकम यही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर सबको जोड़ के सपोज करते हैं ये 1000 होता है, ठीक है, सबको मान लीजिए 250 देते हैं, 250 हो गया इसका, 250 हो गया इसका, 250 इसका और ये 250 इसका, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1000 होगा। अब ये 1000 जो हुआ ये क्या हुआ, ये हो गया ये फैक्टर का प्राइस। अब ये जो फैक्टर का प्राइस हुआ 1000, इसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड होगा, मान लीजिए 100 रुपया लेते हैं इसको, 100 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। दूसरा कुछ सब्सिडी भी होगा, 100 रुपया सब्सिडी है। अब देखिए जब हम लोग फैक्टर प्राइस में इनकम टैक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर प्राइस बढ़ेगा, लेकिन उसमें से कुछ सब्सिडी अगर कंसिडर करते हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट जब देती है तो गवर्नमेंट सब्सिडी इसलिए देती है ताकि उसका मार्केट में प्राइसेस कम हो सके, ताकि वो लोगों को सस्ते दरों पे उपलब्ध हो सके, अवेलेबल हो सके। तो अगर सब्सिडी को देखा जाए तो सब्सिडी क्या है, इसको लेस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो टोटल जब इफेक्ट निकालते हैं तो नेट में इफेक्ट क्या होगा, 1000। अगर इनकम टैक्स और सब्सिडी को, इनकम टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अगर मार्केट प्राइस हम लोग को कैलकुलेट करना है, सॉरी फैक्टर प्राइस हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो फैक्टर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें फैक्टर टू मार्केट और मार्केट टू फैक्टर प्राइस अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो हमें ये दोनों चीज़ को कंसिडर करके चलना होगा। एक बार देखते हैं फॉर्मूला में कि इसको फॉर्मूला में कैसे हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला देखिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसको कन्वर्ट करना है जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसको चलिए नाम देते हैं वाई, ठीक। अगर ये वाई है तो अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस माना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, पहले जब फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस में गए थे तो क्या किए थे, टैक्सेशन ऐड और सब्सिडी लेस। अब क्या करेंगे, उसका उल्टा, रिवर्स। रिवर्स कैसे होगा, वाई, वाई ये पूरे को ही हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वाई माइनस क्या करेंगे, सब्सिडी, और प्लस क्या करेंगे, सॉरी y में प्लस कर देंगे इनकम टैक्स, माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा सब्सिडी, ठीक है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि एक एक मेथड्स कैसे डिराइव हुआ है। कुछ भी एक एक मेथड्स जो है वो रटने का चीज़ नहीं है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट समझना होगा। जब हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस में आते हैं तो हम लोग जो बेसिकली एक एडजस्टमेंट करते हैं, वही एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर फैक्टर प्राइस में ऐड किया जाए तो क्या होगा, मार्केट प्राइस आएगा, और मार्केट प्राइस में लेस किया जाए तो क्या आएगा, नेट सॉरी फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट प्राइस में कन्वर्जन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जीडीपी और जीएनपी, उसी तरह से एनडीपी और एनएनपी। जीडीपी में डी और एन क्या है, डी है डोमेस्टिक, एन है नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर क्या है, अंतर ये है कि कल भी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि डोमेस्टिक जब बात करते हैं तो इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स, और जब नेशनल का बात करते हैं तो इनकम
बाय इंडियंस, या हमारे लिए क्या है, इंडिया डोमेस्टिक हो गया, मतलब सॉरी इंडिया क्या हो गया, नेशनल हो गया, इंडियंस हमारे देश के लोग। यहाँ पे बेसिकली हम लोग सिटीजन का बात करते हैं, सिटीजन। अगर हमारे सिटीजन्स फॉरेन में जाके जो भी मनी अर्न करते हैं उस मनी को हम ऐड कर दें, और जो हमारे यहाँ जैसे ये हो गया इंडिया, ठीक है, और ये हो गया यूके, तो कुछ इंडियंस यूके में गए होंगे और कुछ यूके से यहाँ पे आए होंगे। तो यहाँ जो काम कर रहे हैं यूके वाले लोग, सपोज ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये पैसा और जो हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं यूके में, अगर इनको यहाँ पे ऐड कर दिया जाए और इनको यहाँ पे लेस कर दिया जाए तो जो आएगा वो आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFI, ठीक है। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है, इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या आएगा, डोमेस्टिक टू नेशनल हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कभी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे लोग, हमारे इंडियंस कितना अर्न किए हैं। अगर हमारे इंडिया के लोग ज़्यादा अर्न किए हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और हमारे अगर इंडियंस कम अर्न किए हैं और यूके के लोग ज़्यादा अर्न किए हैं तो फिर वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, बट फॉर्मूला क्या आएगा अभी हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह से GDP में ये जो G है ये क्या है, GDP में ये G जो है वो है ग्रॉस, और जो NDP है इसमें जो N है ये क्या है, नेट। अभी हम लोग धीरे एक बार लास्ट में समराइज करते हैं फॉर्मूला को, एक बार डिस्कस करते हैं एक एक करके। ग्रॉस टू नेट, जब हम लोग ग्रॉस टू नेट बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ग्रॉस में ऐसा चीज होगा जो माइनस होगा तो नेट होगा। तो ग्रॉस में जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या आता है, नेट। और यही डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, नेम से जानते हैं, और इसका एक नाम है CCA, मतलब कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो हम लोग डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, यहाँ पे लेस करते हैं। तो जब हम लोग GDP टू NNP, जब G से N आना होगा तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। और अगर इसका उल्टा N टू G जाना होगा तो, यानी कि नेट टू ग्रॉस करना होगा तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, जाहिर बात है। मतलब एक बार रिवर्स करना होगा कब, और कब हम उसको ऐड बैक करेंगे, ये हमें देखना होगा जब जिस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अभी दो तीन चीज हमने डिस्कस की। एक तो बात की NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक बात की नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एक बात की ग्रॉस का, एक बात की नेट का। तो जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है जब हम लोग मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस टू फैक्टर प्राइस आते हैं, ठीक है। जब हम मार्केट प्राइस टू फैक्टर प्राइस या फैक्टर प्राइस टू मार्केट प्राइस आते हैं तो हमें क्या देखना होता है, एडजस्टमेंट एक नेट इनकम नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। जब हम बात करते हैं NFIA का, यानी कि जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक टू नेशनल, डोमेस्टिक टू नेशनल, तो जब हम लोग डोमेस्टिक टू नेशनल का बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम को फ्रॉम अब्रोड ये कंसिडर करते हैं। और जब हम लोग ग्रॉस टू नेट आते हैं तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, डिप्रीसिएशन। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हो गया डिफरेंट मेथड्स, और ये मेथड्स कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसमें लॉजिक से सब कुछ होगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि GDP में और भी कुछ मेथड्स है। जैसे एक होता है GDP में, हम लोग दो टाइप से GDP को स्टडी करते हैं। एक होता है नॉमिनल GDP
एक होता है रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। जब भी जीडीपी को हम लोग कंसिडर कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी का डेफिनेशन ही, बाय डेफिनेशन ही जीडीपी क्या है, ये मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू क्यों बोलते हैं, आप सोचिए, जीडीपी को क्वांटिटी में क्यों नहीं दिखाते हैं, केजी, लीटर, उसको मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस पे क्यों दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं क्योंकि क्वांटिटी में हर एक चीज़ को मेजर करना मतलब कुछ होगा कि कुछ लीटर्स में होगा, कुछ केजी में होगा, हो सकता है कि हर एक यूनिट जो होगा वो डिफरेंट होगा, यही बेसिकली बोलने का मतलब है। लेकिन अगर उसी को मार्केट प्राइस यानी कि P इंटू क्यू, अगर हम उसको मार्केट प्राइस निकालते हैं तो क्या होता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। क्योंकि मार्केट प्राइस जैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं, तो क्या होता है कि वो करेंसी में हो जाता है। और करेंसी इंडिया का या किसी भी इकोनॉमी का एक ही होता है करेंसी। तो इसीलिए हम लोग जीडीपी को क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू यानी कि P इंटू क्यू। अब क्योंकि अगर हम समेशन P इंटू क्यू करें तो यही क्या है, समेशन P इंटू क्यू, ये जो करते हैं यही क्या है, यही है जीडीपी। देखा जाए तो रफली बोला जाए तो यही है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है सबको अगर उसके प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीडीपी आता है। अब ये जो जीडीपी आया, ये जो जीडीपी आया, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ सपोज 22, क्वांटिटी ऑफ 22। ये हो गया एक तरीका, ठीक है, लिखने का। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम अगर किसी भी ईयर में जीडीपी देखना चाहते हैं कि उसका ग्रोथ कितना हुआ है, तो हमें उसका प्राइस देखना चाहिए या उसका क्वांटिटी देखना चाहिए, ये बताइए। मेन फैक्टर क्या है जीडीपी में, हम लोग क्या देखते हैं, आउटपुट, क्वांटिटी। अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी देश का जीडीपी अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहां पे दो फैक्टर आएगा, एक तो आएगा प्राइस, एक आएगा क्वांटिटी। अगर दोनों फैक्टर अगर ये बढ़े और सपोज ये कांस्टेंट रहे, ये ना बढ़े, तो क्या आएगा, तब भी जीडीपी बढ़ेगा। सोचिए, अगर जीडीपी प्राइस 100 था और जीडीपी था 50, ठीक, कितना है, 5000। अब अगर प्राइसेस 200 हो जाए और जीडीपी मतलब क्वांटिटी वही रहे तो 10,000 हुआ क्या, जीडीपी तो इंक्रीज कर गया, लेकिन क्या रियल आउटपुट लेवल बढ़ा, नहीं बढ़ा। इससे यह पता चलता है कि किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का अगर जीडीपी बढ़ेगा तो वो हो सकता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि इसी को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन के कारण भी हमें जीडीपी बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो इसके लिए ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आया रियल जीडीपी का। और जब हम रियल जीडीपी का बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं कि इसका जो प्राइस है, प्राइस इसको कहीं ना कहीं कांस्टेंट करना होगा। प्राइस को कांस्टेंट करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि मेरा रियल में जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया बेस ईयर का, और हम लोग हर एक कंट्री अपना प्राइसेस को फिक्स करने के लिए कोई ना कोई बेस ईयर लेती है, और बेस ईयर को फिक्स प्राइस मान के और उससे फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। तो फॉर्मूला कुछ बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए, P1 Q1। अब यहाँ पे 1 बोल रहे हैं तो यहाँ पे जब 0 बोलेंगे तो क्या होगा, P0 Q0। 1 मतलब नेक्स्ट ईयर, 0 मतलब प्रीवियस ईयर, इंटू 100। अगर प्राइसेस, अब इसी को हम बोलते हैं बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर।
जैसे ही हम लोग प्राइसेस बेस ईयर का लेते हैं, अब जब बेस ईयर का प्राइस से हम लोग जब उसको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरा रियल में जीडीपी जो हुआ ग्रोथ वो कितना हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला बना इसी को हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब हो सकता है ये 175, 165 ये कुछ आएगा जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर से हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन उस कंट्री में क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, नॉमिनल टू रियल जाना है। ठीक है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे? रियल जीडीपी निकालेंगे बेस ईयर का प्राइस, सॉरी नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। ये हो गया रियल जीडीपी का फॉर्मूला। तो जब भी हम लोग रियल जीडीपी देखते हैं तो रियल जीडीपी का मतलब ये हुआ कि अब जो जीडीपी में इंक्रीमेंट या इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ है ये प्राइस के कारण नहीं हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आउटपुट चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्राइस का जो इफेक्ट था उसको क्या किए? कम कर दिए। और डिफ्लेटर का मतलब ही होता है किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, और डिफ्लेटर का मतलब किसी चीज़ को कम करना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो क्वांटिटी में जो इंक्रीज हुआ था, आपने जो आउटपुट में जो इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था, जो भी इफेक्ट हुआ था उससे प्राइस का जो इफेक्ट था उसको निकाल दिए। ठीक है, तो ये तो हो गया जीडीपी डिफ्लेटर का बात और रियल और नॉमिनल जीडीपी का बात। अब आते हैं कि किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है। हम लोग कल लास्ट क्लास में देखे थे C + I + G x - m। इसमें जो ये C है ये क्या है? ये कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन है। अब ये जो कंजम्पशन है, हमारा जो कंजम्पशन है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उस पर बात करते हैं। कंजम्पशन, क्या कंजम्पशन हमारा इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है? क्या C इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट? वेल्थ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। क्या बात करें हम लोग? कंजम्पशन जो है वो फंक्शन है किसका? इंटरेस्ट रेट का, वेल्थ का, एक्सपेक्टेशन का और एटसेट्रा। बहुत सारा चीज़ आ सकता है, लेकिन अभी हम लोग इतना ही बात करते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में जो लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न होता है वो डिराइव होता है कैसे? उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, उस कंट्री का वेल्थ, मतलब लोगों का वेल्थ क्या है। सोचिए आप, अगर इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री का कम है, लो है, तो लोग क्या करेंगे? बोरो करके भी कंजम्पशन करेंगे। और अगर जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई है तो फिर क्या होगा? उस कंट्री में कंजम्पशन गिरेगा। जब आप लोग याद कीजिए कि जब कोरोना आया था तो क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के टाइम में कंजम्पशन हम लोग का काफ़ी कम हो गया था, गिर गया था बहुत हद तक। लेवल जो था पहले प्री कोविड पीरियड जो था हमारा कंजम्पशन, उससे बहुत नीचे आ गया था। क्यों? क्योंकि सब कोई घरों पे बंद थे और ना ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा था। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो भी रहा था तो वो जो नेसेसिटी था वो हो रहा था। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज वगैरह। तो इसके कारण मार्केट पूरी तरह से क्या हुआ था? रुक गया था, थम गया था। अब आप सोचिए उस टाइम में
हमारा जो कंजम्पशन था वो क्या हुआ था, वो कम हो गया था। अब क्योंकि कंजम्पशन को बढ़ाना था तो गवर्नमेंट क्या किया, कोरोना रिलीफ पैकेज, कोविड रिलीफ पैकेज के नाम पे 20 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ जो भी एक फिजिकल स्टिमुलस बोले या उसको जो भी बोले, वो गवर्नमेंट ये क्या बोलते हैं इकोनॉमी में पंप किया पैसा, बहुत सारा पैसा। अब जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में पंप किया तो क्या हुआ, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ा, लोगों के पास पैसा आया और लोगों ने क्या किया, कंजम्पशन करना स्टार्ट किया। अब इससे कारण हुआ क्या कि क्योंकि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट जो था वो आउटपुट जो था वो तो रुक गया था, प्रोडक्शन तो रुक गया था, लेकिन लोगों के पास पैसा इतना ज़्यादा आ गया था कि वो डिमांड ज़्यादा करने लगे। और जब डिमांड एंड सप्लाई का जब इक्विलिब्रियम जब मिसमैच होता है तो क्या होता है, तो होता ये है कि प्राइसेस इंक्रीज करता है। अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, मनी सप्लाई चैप्टर में जब हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे होता है और फिर इन्फ्लेशन को कैसे टैकल किया जाता है। तो इन्फ्लेशन का कॉजेज फैक्टर्स ये सब पढ़ेंगे। फिलहाल इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो इसका एकमात्र कारण क्या होता है, इसका एकमात्र कारण होता है डिमांड एंड सप्लाई, जो कि बेसिकली कनेक्टेड है किससे, आरबीआई से। आरबीआई को जब लगता है कि मनी सप्लाई कम करना है और जब आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ाना है तो वो क्या करता है, उसके पास जो टूल है वो है इंटरेस्ट रेट को कम करना या ज़्यादा करना। तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम कब होगा, जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दे रहे बस। तो किसी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई होगा, और इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो फिर उसका कंजम्पशन क्या होगा, डाउन होगा। और यही तो गवर्नमेंट चाहती है, इसीलिए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है ताकि कंजम्पशन को कम किया जा सके, डिमांड को कम किया जा सके और वो फिर से वो इक्विलिब्रियम लेवल पे आए। ठीक है, अब हमारा जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है इन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, जिसमें से एक हुआ इंटरेस्ट, एक हुआ वेल्थ। जिसके पास वेल्थ ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। और जिसके पास मान लीजिए फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन जो होता है वो भी हमारा डिमांड या हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको क्या करता है, डोमिनेट करता है। कभी कभी होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं फ्यूचर को लेके, तो क्या करते हैं हम लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग पेसिमिस्टिक हो जाते हैं तो फिर डिमांड हम लोग कम कर देते हैं और पैसा को कम बचा के रखना चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि इनकम हमारे जो कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन तो इन नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम लोग कंजम्पशन का अगर एक फंक्शन बनाए तो कंजम्पशन का भी फंक्शन बनाया जा सकता है। मतलब बेसिकली हम आ रहे हैं अब कहाँ पे, रिग्रेशन में, हमारे कहाँ पे, फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे स्टैट्स में मैथ्स जो पढ़ना है वो ये है, लीनियर रिग्रेशन ये पढ़ना है। और लीनियर रिग्रेशन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को सपना में भी अगर उठा के पूछा जाए तो आना चाहिए। ठीक है, नींद में भी अगर आपको पूछा जाए कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है तो आपको आना चाहिए। बेसिकली लीनियर रिग्रेशन में हम लोग लीनियर का बात करते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन का बात करते हैं। और लीनियर इक्वेशन सबसे फेमस इक्वेशन क्या है, C+mx, या इसी को हम लोग पढ़ते हैं A+bx। किसी भी इक्वेशन को अगर लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग उसको इसी पैटर्न में लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, ये सारा फंक्शंस जो भी अभी लिख रहे हैं, कंजम्पशन का जो फंक्शन है, इंटरेस्ट और वेल्थ और एक्सपेक्टेशन, ये सारा का सारा फंक्शंस को इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। और इसमें इनपुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें y मिलेगा। और यहाँ पे जो y मिलेगा वो y क्या है, कंजम्पशन है। यानी कि कंजम्पशन जब हमें मिलेगा तो फिर उसी तरह से इन्वेस्टमेंट का भी एक फंक्शन होगा। और इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है किस पे, इंटरेस्ट रेट पे। किसी इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट हाई है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। ईजिली लोन ही नहीं ले पा रहे हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट होगा कैसे। तो इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा नहीं होगा ये डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं मुश्किल ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोजीनियस फैक्टर्स, और कुछ होता है एक्सोजीनियस फैक्टर। तो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस का मतलब होता है कि जिसको हम लोग मॉडल के द्वारा, मतलब वो जो इक्वेशन बनाए थे, वो जो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, वेल्थ एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। और इन्वेस्टमेंट को भी हम बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बोले कि कोई फैक्टर ऐसा है जिसको हम लोग उस फॉर्मूला में, उस मॉडल में स्टडी नहीं कर सकते, उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनस फैक्टर्स।
नो मॉडलिंग पॉसिबल। जब हम लोग किसी चीज का और यहां पे मॉडलिंग का बात करें मतलब क्या, वो फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, मॉडलिंग पॉसिबल। यहां पे रिग्रेशन का बात करें, ठीक है, रिग्रेशन का बात कर रहे हैं यहां पे मॉडलिंग का मतलब रिग्रेशन, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है, ये बस टेक्निकल नेम्स है, इनको याद रखना है कि एक्सोजीनस फैक्टर क्या होता है, एंडोजीनस फैक्टर्स क्या होता है। तो यहाँ पे एक्सोजीनस फैक्टर्स क्या आएगा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यहाँ पे जो गवर्नमेंट वाला जो सेक्टर है ये क्या है, एक्सोजीनस फैक्टर्स है। उसी तरह से X माइनस M क्या होता है, ये आउटसाइड वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम लोग दूसरे भाषा में बोले तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डिनोट करता है। और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डिनोट करते हैं तो क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या डिमांड एंड सप्लाई होगा, क्या ये हमारे बस में है, नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सोजेनस एंडोजेनस का बात। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंजम्पशन, ठीक है। अब आप सोचिए किसी कंट्री में अगर कंजम्पशन हाई है, इन्वेस्टमेंट हाई है, ये सब हाई है, अगर ये सब हाई होगा तो क्या होगा ये कि उस कंट्री का जीडीपी क्या होगा, वो भी हाई होगा, जाहिर सी बात है। ये तो हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। अब होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, जो भी इनकम किसी हाउस होल्ड को हुआ है, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट, जो भी वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट मिला है किसी हाउस होल्ड, मतलब किसी इकोनॉमी में हाउस होल्ड को, वो सारा का सारा क्या है, उसका इनकम का पार्ट है। यहाँ पे कुछ चीज़ नोट करने वाला है, रेंट एंड प्रॉफिट। रेंट में हम लोग इम्प्यूटेड रेंट, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इम्प्यूटेड रेंट। ये क्या है, इम्प्यूटेड रेंट, जैसे आप मान लीजिए अपने घर में रहते हैं, तो अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो क्या आप किसी को रेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि आप अगर रेंट पे रहते किसी और घर में तो अपने किसी ना किसी को रेंट देते, तो ये जो रेंट है ये भी किसका पार्ट है, हमारे जीडीपी का ही पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि जीडीपी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू अपने खुद अगर हम ही रेंट दे रहे हैं खुद को, तो क्या हम इसको मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं ना कि हम अगर रेंट में रहते तो अभी जो मार्केट में रेंट चल रहा है वो देते, ठीक है। दूसरी तरफ रेंट में हम लोग कुछ अनइनकॉर्पोरेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी हम लोग बात करते हैं रेंट में, तो रेंट में सिर्फ इम्प्यूटेड रेंट या जो हाउस होल्ड को जो रेंट मिलता है वो तो खैर बात कर चुके हैं, उसमें कुछ नया बात नहीं था बताने का। तो हाउस होल्ड को जो रेंट मिलता है वो, साथ में जो इम्प्यूटेड रेंट जो हम लोग मान के चलते हैं कि खुद को रेंट दे रहे हैं, और दूसरा जो अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। ये फाइनेंस में हम लोग पढ़ते हैं, कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ फॉर्म्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, कुछ
पार्टनरशिप होता है। तो ये सब अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन का कैटेगरी में आता है। जैसे हम लोग जॉइंट स्टॉक, जो हम लोग देखते हैं कि कुछ कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वैसा कंपनी नहीं, जो कंपनी अनइनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। तो जो कंपनी अनइनकॉर्पोरेटेड है उनका जो प्रॉफिट है वो भी रेंट का ही पार्ट है। दूसरी तरफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में हम लोग क्या लेते हैं, प्रॉफिट में हम लोग लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉमर्स का ही है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट लेते हैं ये कहाँ का लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करते हैं, तो सपोज कोई कंपनी है, वो प्रॉफिट अपना स्टेटमेंट जो बनाती है वो कुछ इस तरह से बनाती है, सेल्स, उसमें से कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो EBIT हम लोग बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही ठीक रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट आता है, इसको माइनस करते हैं, ठीक है, ये लेस हो रहा है, इसको लेस करते हैं तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है तो इसमें फिर माइनस करते हैं टैक्स, ठीक है। तो आप गौर कीजिए कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ कंसिडर करके, मतलब क्या क्या चीज़ है जो कि और भी माइनस करना था बट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें माइनस होता है अभी टैक्स, ठीक है, तो टैक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम माइनस नहीं कर रहे हैं पीबीटी में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम टैक्स को माइनस नहीं कर रहे तो ये क्या यहाँ इंक्लूडेड है, क्या है, इंक्लूडेड है। दूसरी तरफ जो टैक्स आता है उसके बाद जो आता है ये प्रॉफिट क्या होता है, दो तरीके से, एक तो रिटेन अर्निंग्स, कुछ पैसा मालिक क्या करता है, वो अपने पास रिटेन करता है और कुछ पैसा डिविडेंड में बांट देता है, ठीक है। तो ये जो रिटेन अर्निंग और डिविडेंड का जो पार्ट हुआ, ये सब का सब ये पीबीटी में ही जाएगा, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ही जाएगा। तो हम लोग जब बात करते हैं ये प्रॉफिट का, तो इसमें हम लोग लेते हैं क्या, पीबीटी, और पीबीटी मतलब इसको अगर और सरल भाषा में समझे तो इसमें एडेड है क्या, डिविडेंड भी ऐड है और टैक्स भी एडेड है। डिविडेंड को अगर डिविडेंड नहीं लिखे तो डिविडेंड तो चलिए हम लोग बांट देते हैं, रिटेन अर्निंग्स, टैक्स दोनों ही एडेड है, ठीक है। देखिए अगर इनकम की बात करें, वाई मतलब यहाँ पे इनकम है, इनकम की बात करें तो वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट था और रेंट था ना, सॉरी, हाँ, रेंट एंड प्रॉफिट। अगर देखा जाए तो ये तो हो गया नेशनल इनकम, लेकिन अगर हाउसहोल्ड का इनकम निकाले, तो हाउसहोल्ड का इनकम में हम लोग क्या करेंगे, उसका जो टैक्स होगा उसको माइनस करेंगे। सोचिए अगर उसका टैक्स जो हाउसहोल्ड इनकम होगा उसमें फिर वो कुछ ना कुछ डायरेक्ट टैक्स देगा, और जो टैक्स देगा और टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाईडी, यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का बात करें तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है ये क्या होता है, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यही इनकम होता है जो
एक जो कंज्यूमर होता है, जो हाउस होल्ड होता है, उसके पास कंजम्पशन के लिए पैसा बचता है। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन होगा, ये कंजम्पशन डिपेंड करता है किस पे, कि उसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितना हाई या कितना लो है। दूसरी बात, अगर उसका इन्वेस्टमेंट देखा जाए किसी फर्म का, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, इंटरेस्ट रेट पे। तो हम लोग जब आगे, अभी तो फॉर्मूला में ही आज का क्लास निकल गया, बट नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इकॉनमी में, जीडीपी में, जब जीडीपी ग्रोथ को हम लोग को मेजर करना होता है, और जब जीडीपी ग्रोथ को सिर्फ मेजर नहीं करना होता है, उसमें जब पॉलिसी फॉर्मेशन का काम होता है, तो गवर्नमेंट कौन कौन सा पॉलिसी, कौन कौन सा मैक्रो फैक्टर्स है जिसको कंसिडर करती है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है। सेम उसी तरह से अभी हम लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट पे आए, यानी कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में भी अभी आएंगे और देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किस तरह से एक आरबीआई जो है अपना पॉलिसी फॉर्म करता है और किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है इकॉनमी को। ऐसा कहा जाता है कि जब भी, मतलब 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो ये आया तो अमेरिका में था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरे यूरोप में भी फैला। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, एक बहुत फेमस कोट है कि व्हेन यूएस स्नीजेस वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को जब सर्दी लगती है, अमेरिका को जब छींक आती है, अमेरिका जब छींकता है तो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड को सर्दी लग जाता है। और ये फैक्ट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर पे हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि रिसेंटली जो कोरोना वायरस और जो लॉकडाउन हुआ, इसमें कितना इम्पैक्ट हुआ। और अभी भी गवर्नमेंट का जो फेडरल रिजर्व का जो रेट है, वो जैसे ही हाइक किया, जैसे ही उसका रेट हाइक हुआ, हमारे यहाँ से FII, FPI जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो सारा पंप होके कहाँ चला गया, यहाँ से वापस US चला गया। और इसके कारण हमारा जो करेंसी है वो क्या हुआ, डेप्रिसिएट किया। हर एक चीज़ का लॉजिक है, हर एक चीज़ का यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं 1929 का, तो 1929 में क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया। और ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद उस टाइम गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं उनको समझ में आया कि अभी तक जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि सप्लाई साइड पे फोकस करो, सप्लाई साइड पे फोकस करो, अब ज़रूरत है क्या, अब ज़रूरत है कि गवर्नमेंट भी यहाँ पे इंटरवेंशन करे। यानी कि क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन में, डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि बहुत लंबे समय तक जब डिफ्लेशन का जो अवस्था होता है, जो कंडीशन होता है, अगर वो प्रिवेल करता है किसी इकोनॉमी में, तो वो फिर डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। यानी कि ना तो गुड्स का डिमांड हो रहा है, ना तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ना इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है। और जाहिर बात है, अगर कंज्यूमर डिमांड नहीं करता, इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा। तो ये दोनों सेक्टर जो था C+I, ये उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम रुक गया था, थम गया था। तो एक उस टाइम के जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हुए, जॉन मेनियार्ड किन्स, और उनके नाम पे एक थ्योरी भी है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, किनीशियन थ्योरी। उन्होंने कहा कि यार अगर इकोनॉमी में C+I सो रहा है, यानी कि हाउस होल्ड सो रहा है और फर्म सो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रहा है। हम लोग गवर्नमेंट कैसे भूल सकते हैं, गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर कर सकता है। तब उसने अपना थ्योरी दिया और उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्सपेंडिचर बढ़ा के इकोनॉमी का जो भी हाल है उसको ठीक कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए, मतलब वो बेसिकली बोलना चाह रहा था कि काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो करना चाहिए। और ये काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है कि जब इकोनॉमी एक्सपेंशन में चल रहा हो तो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्शन में जाना चाहिए। मतलब ऐसा पॉलिसी अपनाना चाहिए जिससे कि वो एक्सपेंशन धीरे से उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। मतलब रोकना नहीं है एक्सपेंशन को, बट एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब ये होता है, मान लीजिए इकोनॉमी में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा अभी डिस्कस करते हैं। ये होता है LRS, जिसको बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व। एक होता है SRS, शॉर्ट रन एवरेज सप्लाई कर्व, और एक होता है, ये हो गया डिमांड कर्व, ठीक है। सॉरी ये लाइन थोड़ा सा, अब सोचिए जहां पे, अच्छा इस पॉइंट को जहां पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्योंकि ये कहां पे है, LRS पे है, मतलब लॉन्ग रन
एवरेज सप्लाई कर्व, और लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व क्या होता है, वो वर्टिकल होता है, फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि कोई इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रहा है, यानी कि ना तो एक्स्ट्रा डिमांड है ना तो एक्स्ट्रा सप्लाई है, सबका सारा का सारा चीज यहीं पे रुका हुआ है, एकदम इक्विलिब्रियम परफेक्ट चल रहा है। अगर ये परफेक्ट चल रहा है तो फिर हो सकता है ऐसा भी कि किसी टाइम में ये जो डिमांड है, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एग्जांपल ले रहे थे ना कि गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उसका एक्सपेंडिचर करने के कारण हो सकता है कि आउटपुट में जो भी प्रोडक्शन हो वो ना हो, लेकिन फिर भी डिमांड जनरेट हो जाए। जैसे हम लोग कोरोना के टाइम में देख चुके हैं, क्या उस टाइम गवर्नमेंट जितना भी पैसा बांट रहा था उसके चलते कुछ आउटपुट प्रोडक्शन हो रहा था, हो सकता है कुछ बहुत हुआ होगा, बट पूरा का पूरा सिर्फ उस टाइम क्या उसको हम लोग बोल रहे थे राहत पैकेज, यानी कि लोगों को खाने के लिए, जीने के लिए और सर्वाइवल के लिए मिला था। लेकिन वो पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में क्या हुआ, डिमांड क्रिएट किया, और डिमांड को किधर शिफ्ट किया, राइटवर्ड, और जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट हुआ अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ गया, देखिए। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो यहीं पे है। अब जब भी किसी इकोनॉमी में किसी अन्य कारण से, किसी अदर रीजन से डिमांड इस तरह से इफेक्ट होता है, यानी कि बढ़ता है, या हो सकता है कि डिमांड, दूसरे पेन से लेते रुकिए, हो सकता है कि डिमांड घट भी जाए, लेफ्ट साइड आ जाए, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक तरफ तो डिमांड बढ़ रहा है, बट क्या आउटपुट बढ़ा? नहीं, आउटपुट तो वहीं पे है। जब इस तरह का कंडीशन होता है, आउटपुट मतलब डिमांड जो है वो अदर रीजन्स के कारण, गवर्नमेंट का कुछ फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के कारण जब डिमांड बढ़ता है तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन इसीलिए तो होता है, क्यों? क्योंकि ना तो डिमांड करने के लिए लोगों का पैसा तो है, बट क्या उतना आउटपुट है? नहीं है। और जब आउटपुट कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ना ही तो इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो काउंटर सिक्लिकल पॉलिसीज को फ्रेम करते हुए और किस तरह से वो इकोनॉमी का जो साइकिल है उसको मेंटेन करता है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहिए था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसके बाद, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।